नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, मनोवृत्ति में आगे बढ़ते हुए इसके निर्माण की बात करेंगे कि मतलब इसका निर्माण कैसे होता है। हम लोग धीरे धीरे कई यूनिट समाप्त कर रहे हैं और अभी काफ़ी सिलेबस है इसका, परंतु चिंता न करें, इस तरह रोज़ एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हो सकता है कभी कभी इसमें बाधा भी आ जाए, परंतु ये क्रम टूटेगा नहीं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पेपर 4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, एटीट्यूड से ही है। और अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि अभिवृत्ति क्या होती है। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कुछ भी जिसको आप सोच सकते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक विषय है, उसके प्रति आपकी रुचि क्या है। मतलब आप सकारात्मक भाव रखते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं या उभयनिष्ठ भाव रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका। और हमने ये भी देखा था कि 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, इन 3 चीज़ों को आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। तो अगर हम आगे बढ़ें तो आज हम थोड़ा सा देख लेंगे, जरा सा एकदम, अवधारणा तथा अभिवृत्ति, इसमें क्या अंतर है या क्या होता है। ये जरा सा है, एज ए टॉपिक नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में है ये। तो यदि सबसे पहले हम बात करें कि अवधारणा क्या होती है, केवल सोची जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। मतलब जो अवधारणा है केवल संज्ञानात्मक होती है, उसका केवल मनोवैज्ञानिक आधार ही है। मतलब आपने सोच लिया तो वो अवधारणा है। लेकिन हमने क्या देखा था, अभिवृत्ति के लिए 3 बातें होनी आवश्यक थी। यानी कि अभिवृत्ति होने के लिए संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक तथा क्रियात्मक प्रेरणा आवश्यक है। जिसमें हमने देखा था कि जो क्रियात्मक है वो जरूरी नहीं हो जाए, पर उसे क्रिया में बदलने की प्रेरणा अवश्य होनी चाहिए। हम चाहते हैं वो करना, पर आवश्यक नहीं है हम कर लें। तो ये अवधारणा तथा अभिवृत्ति का जरा सा अंतर था। अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। देखो, जो अभिवृत्तियां होती हैं, हम देखा था कि जन्मजात नहीं होती, सोशल लर्निंग से डेवलप होती हैं, यानी कि सामाजिक अधिगम से बनती हैं। अब कोई चीज़ अगर सामाजिक अधिगम से बन रही है तो उसका विकास होता है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो उसके जैविक कारक को भी स्वीकार करने लगे हैं। इसलिए हम ये 2 खंडों में बांट के देखेंगे, एक सामाजिक कारक और एक जैविक कारक। हालांकि जैविक कारक की भूमिका बहुत मात्रात्मक ही है, बहुत नाम की है खाली, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, जैविक कारक, हाँ, अगर बात जैविक कारक की जाए तो जैविक कारक वो कारक हैं जो आपको आनुवांशिक रूप से माता पिता से जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक, जैविक कारक, इनकी भूमिका काफ़ी कम मात्रा में है, इसे आजकल स्वीकार किया जाने लगा है। देखो, इसे 2 भागों में बांटेंगे। एक आनुवांशिक, जैसे कि आपकी आदतें होती हैं, कुछ भोजन, संगीत या कुछ भी हो सकता है, जो माता पिता से आपको मिल जाती हैं, आनुवांशिक रूप से मिल जाती हैं, यानी कि प्राकृतिक चयन की स्थिति होती है इसमें। और एक जो दूसरा होता है आपका जैविक कारक, उसमें आपका देखेंगे तो आता आपकी आयु, लिंग, स्वास्थ्य, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर इसे देखें तो जैसे कि कोई व्यक्ति युवा है तो उसकी अभिवृत्ति हो सकता है किसी चीज़ को लेके अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई युवा व्यक्ति, अगर, हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेटो को देख सकते हैं। अगर आपने प्लेटो को पढ़ा होगा तो जो युवा प्लेटो था वो अलग था, क्रांतिकारी विचारों का था। वहीं जब वही प्लेटो उम्र के पड़ाव में अगले चरण में आता है, यानी कि अपनी वृद्धावस्था में आता है, तो उसके विचारों में बदलाव आता है। अब वो आदर्श राजा की बात नहीं करता, बल्कि वो विधि की मान्यता को स्वीकार करना शुरू करता है। यानी कि बदलाव आता है, आयु के अनुसार बदलाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार लिंग, स्त्री और पुरुष, लिंग का भी आपकी आवृत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो अधिक शांति प्रिय होती हैं, वो युद्ध नहीं चाहती।
मान लीजिए कभी युद्ध की संभावना होती है तो पुरुषों की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है कि युद्ध हो जाए अगर होना है तो, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो चाहती हैं कि शांति बनी रहे। थोड़ा बहुत यहाँ लिंग का प्रभाव स्त्री और पुरुष में पड़ जाता है। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। स्वास्थ्य व्यक्तियों की प्रवृत्ति और अस्वस्थ व्यक्तियों की प्रवृत्ति यानी कि अभिवृत्ति में अंतर होना लाजमी है कुछ कुछ विषयों पे। महत्वपूर्ण यह है कि ये जो आपके आनुवंशिक या जैविक कारक है यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, हर स्थिति में लागू नहीं होती है। इसके अपवाद निश्चित रूप से हो सकते हैं। ठीक है, अब जो आनुवंशिक कारकों का प्रभाव है उन्हीं प्रवृत्तियों पर पड़ता है जिनका संबंध आंतरिक प्रेरणाओं से होता है, मतलब हम जिसे बाहर से नहीं सीखते उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इनका संबंध उन विषयों से नहीं होता जिनके लिए विशेष ज्ञान या सचेतना की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जैविक कारक था अभिवृत्तियों को सीखने में। अब हम देखेंगे जो इसका मूल है, मतलब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करता है वो सामाजिक कारक है। अब हम सामाजिक कारक में देखें सबसे पहले तो प्रदत्त सूचना, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो सूचना मिल रही है, ये जो समाचार मिल रहा है वो क्या है। मीडिया, विज्ञापन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, न्यूज़पेपर्स आदि कुछ भी हो सकते हैं। आप इंटरनेट में बहुत कुछ पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे जाके बहुत सी पोस्ट देखते हैं, आपको ऐड के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसी सूचना आपको प्रदान कर रहे हैं, मतलब कितनी मात्रा में आपको सूचना मिल रही है, कितनी बार आपको देख रहे हैं उसको, उसका पक्ष विपक्ष आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई सूचना मिली आपको, उसका पक्ष आपको अच्छा लगा तो संभव है कि आप उसके प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति अपना लें, नहीं लगा तो हो सकता है आप उसके नकारात्मक में भी जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सूचना मिली आपको वो कितनी प्रमाणिक है, मतलब क्या आपको लगता है कि वो सूचना सत्य है। यदि आपको वो सूचना सत्य लगेगी तो निश्चित मानिए आपकी अभिवृत्ति, जो आपका एटीट्यूड है वो उसके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। अन्यथा अगर आपको प्रमाणिक नहीं लगती तो आपकी जो अभिवृत्ति है वो या तो नकारात्मक हो जाएगी या उभयनिष्ठ हो जाएगी। हो सकता है कि जो सूचना प्रदान कर रहा है आपको उसके प्रति आपकी जो अभिवृत्ति हो नकारात्मक हो जाए, जबकि सूचना को लेकर आपकी अभिवृत्ति उभयनिष्ठ बनी रहे। इसी प्रकार समाज में क्या होता है कि समाज में आदान प्रदान होने वाली सूचनाओं से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। वर्तमान में औसत हिंदू तथा मुसलमान के मध्य आपसी अभिवृत्ति का कारण सत्य, अर्ध सत्य सूचना का प्रसारण है जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है। देखिए, सोशल मीडिया ने भी काफ़ी हद तक आपसी द्वंद्व को बढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पे सूचनाओं का जो प्रसारण होता है वो आधा अधूरा होता है। मतलब सत्य को भी प्रकट जो किया जाता है वो कुछ इस प्रकार प्रकट किया जाता है कि वो पूर्ण सत्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में अब प्रभावित होने की जो आपकी मनोवृत्ति है वो सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है, एक स्पष्ट नहीं हो पाएगी यहाँ पे आपकी। ठीक, अब इस प्रकार का देखा जाए तो इच्छाओं की पूर्ति, यदि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई विचार हो, वो आपकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कर देता है तो संभव है कि आपकी जो अभिवृत्ति है उसके प्रति सकारात्मक रहेगी। उदाहरण के लिए माता क्या है, बच्चे की हर आवश्यकता को पूरा करती है, तो बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है माताओं के प्रति वो बहुत सकारात्मक होती है। माँ की आवाज़ सुनते ही बच्चे चले आते हैं, खुश आते हैं, हंसने लगते हैं। वहीं के भी ऐसा व्यक्ति हो जो उनको मारता हो, पीटता हो, तो संभव है कि उसके प्रति उनकी जो अभिवृत्ति होगी वो नकारात्मक रहेगी। यानी कि जो व्यक्ति, वस्तु या विचार किसी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा ना करते हों तो उसके प्रति जो उसकी अभिवृत्ति होगी वो नकारात्मक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, समूह संबंधन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। समूह संबंधन देखो, मित्र या परिवार समूह कुछ भी हो सकता है। देखिए, समूह का दबाव व्यक्ति के विशिष्ट मूल्यों, विश्वासों व मापदंडों यानी मानदंडों को मानने या ना मानने के लिए विवश करता है। यानी कि इनकी विचार जैसे होते हैं व्यक्ति की अभिवृत्ति भी प्रायः धीरे धीरे वैसी ही हो जाती है। संदर्भ समूह की बात करी जाए तो संदर्भ समूह की अभिवृत्ति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? हम अगर सदस्य बन जाते हैं संदर्भ समूह के, वैसे जरूरी नहीं है कि हम संदर्भ समूह के सदस्य हों या ना हों, वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है।
हम सदस्य होना चाहते हैं, इससे स्वयं को परिभाषित करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति राजपूत समूह का सदस्य है या जाट समूह का सदस्य है या किसी भी ऐसे संदर्भ समूह का सदस्य है जो एक विशिष्टता रखता है अपने आप में, यानी कि अपने आप को अलग पहचान के रूप में दिखाता है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आप कि उस समूह के प्रति उस सदस्य की जो अभिवृत्ति है सकारात्मक होगी। उसके मूल्यों को अपनाएगा, मानेगा, उसके अनुसार व्यवहार करेगा, और जब ये सब कुछ करेगा तो उसकी अभिवृत्ति भी उसी के अनुसार बदलनी शुरू हो जाएगी और ढल जाएगी। अगर बात कीजिए समूह की, समूह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। जो प्राथमिक समूह होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसमें जैसे कि परिवार, मित्र समूह। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति आमने सामने का संबंध स्थापित होता है, यानी कि फेस टू फेस आप रोज मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जबकि जो द्वितीयक समूह होता है बड़े होते हैं, जैसे लाइक ट्रेड यूनियंस या कोई भी संगठन हो सकता है, राजनीतिक दल हो सकते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो उनका फेस टू फेस संपर्क नहीं होता, एक तो ये अंतर है। दूसरा होता है भावनात्मक संबंध। जो प्राथमिक समूह होते हैं छोटे होते हैं, जैसे मित्र है, आपका परिवार समूह है, वहाँ पे आपके भावनात्मक संबंधों की स्थापना हो जाती है। जबकि द्वितीयक समूह में ये जो संबंध होते हैं वो औपचारिक होते हैं, हाय हेलो वाले होते हैं खाली बस। अब प्राथमिक समूह छोटे होते हैं, हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, परिवार और मित्र। द्वितीयक समूह बड़े होते हैं, एग्जाम्पल ट्रेड यूनियंस है। ऐसे और बहुत कुछ हो सकते हैं। व्यक्तित्व की विशेषता भी आपकी आवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होगा, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि लब्धता यानी कि आईक्यू लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि अपनी जो पर्सनालिटी है, जो अपना व्यक्तित्व है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको बढ़ा नहीं पाता, उसको प्रकट नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्तियों में एक संभावना ये भी रहती है कि वो व्यक्ति रूढ़िवादी हो, जातिवादी हो, सांप्रदायिक हो, दूसरे से जुड़ नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सी कमियां हो सकती हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि ये सब यूनिवर्सल नहीं है, इसमें अपवाद हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर बहिर्मुखी है, ज़्यादा बुद्धिलब्धता होगी, वो विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो आपकी कार्यकलाप होते हैं उसमें भागीदार होगा, नृत्य में, संगीत में, ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो रंगमंचन में लोगों से आसानी से मिल जाएगा, लोगों से जुड़ाव स्थापित कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, अभी आपने देखा आईक्यू, बुद्धिलब्धता होती क्या है? किसी परिस्थिति में उपलब्ध संसाधनों की मदद से समस्या यानी संकट का तीव्रतम और सही समाधान करने की क्षमता। मतलब ये कि कोई परिस्थिति है, कोई संकट आ गया है, तो उस संकट में जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों से उस समस्या का शीघ्रतम मतलब जल्दी से जल्दी और उत्कृष्ट मतलब अच्छे से अच्छा समाधान करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी बुद्धिलब्धता यानी कि आईक्यू। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब अगर आवृत्ति के निर्माण में सांस्कृतिक कारक की बात की जाए तो इसकी भी अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। देखिए, संस्कृति में जिन मूल्यों को उचित माना जाता है उनके प्रति समाज में सकारात्मक आवृत्ति विकसित हो जाती है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम इसे, पशु बलि के संदर्भ में देख लीजिए। मुस्लिम संस्कृति के संबंध में बात की जाए तो जो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के हैं उनके लिए पशु बलि कोई गलत नहीं मानी जाती। सामान्यतः ऐसा होता है अधिकांश मुस्लिम समुदाय में, उसके प्रति वो सकारात्मक रुख रखते हैं, सकारात्मक आवृत्ति रखते हैं। वहीं जैन संस्कृति में आप जाएंगे जहाँ पे हिंसा को घोर अपराध माना गया है, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते वो, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े ना मरे उनसे तो अपने मुंह पर भी वो कपड़ा बांध के चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे अगर आप पशु बलि की बात करेंगे तो बहुत ही नकारात्मक आवृत्ति होगी यहाँ पे। तो संस्कृति भी देखिए आपकी आवृत्ति को कैसे प्रभावित करती है। इसी प्रकार सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जो आपकी अभिवृत्ति है, जो एटीट्यूड होता है वो डेवलप होता है, जन्मजात नहीं होता, बाई बॉर्न नहीं होता। तो सोशल लर्निंग के माध्यम से आप सीखते हैं इसको, यानी कि साथ रहने से व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपक के रूप में आ जाता है। एक उदाहरण देखिए इसके लिए, जैसे माँ के द्वारा मंदिर के सामने हाथ जोड़ने से बच्चा भी उसी क्रिया का अनुसरण
करता है। और यदि माँ ना भी हो साथ में, तो जब वो बच्चा उस मंदिर के सामने से जाएगा तो संभावना इसी प्रकार की रहेगी, उसकी आवृत्ति उस मंदिर के प्रति सकारात्मक होगी और वो वहां पे हाथ जोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सीखता है चीजों को। और क्या है, आपका व्यवहार करने से भी आवृत्ति का निर्माण होता है। ये सोशल लर्निंग में ही आता है। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आपने उसको पुरस्कार दिया। छोटा बच्चा है कोई घर में आपकी, आपने कहा बेटा पानी ले आओ, पानी लेके आ गया, आपने उसको टॉफी दे दी, तो क्या होगा, उसको लगेगा कि पानी नहीं पिलाना एक अच्छी बात है, तो उसकी अभिवृत्ति अनुकूल हो जाएगी। ठीक। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेल के आता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है वो, लेकिन आपने उसको आती डांट लगा दी कि तुम पढ़ने की बजाय क्रिकेट खेल रहे हो, तो संभावना है कि धीरे 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 उस बच्चे की अभिवृत्ति क्रिकेट को या खेल को लेकर नकारात्मक हो जाए। तो आपने जैसा व्यवहार किया उसी के अनुसार बच्चे का जो एटीट्यूड था, जो अभिवृत्ति थी, वो बदलनी शुरू हो गई। ठीक। प्रश्नात्मक अधिगम भी होता है इसमें। देखो इसमें क्या होता है कि व्यवहारों का अवलोकन करके, ना कि निर्देशों का पालन। मतलब जैसा व्यवहार परिवार में सदस्य करते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची या अध्यापक या कोई भी, उन्हीं का अनुसरण बच्चों द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि माँ बाप यातायात के नियमों का अनुसरण ना करें परंतु अपने बच्चे को निर्देश दें कि तुम यातायात के नियमों का अनुसरण करो, तो निश्चित मानिए कि वो बच्चा भविष्य में यातायात के नियमों को लेकर सकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके स्वयं के माता पिता इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। ठीक। तो इस प्रकार जो प्रश्नात्मक अधिगम होता है, जो आचरण होता है बड़ों का, या जिस समूह में बच्चा वो देख रहा है, उस समूह के आचरण से भी आपकी आवृत्ति का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये आवृत्ति का निर्माण था, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए हमने क्या पढ़ा, आवृत्तियों का निर्माण पहले देखा था, आवृत्ति और अवधारणा, खैर आप देख लेना, कुछ नहीं है। सामाजिक है, जैविक है, हमने जैविक कारक क्या, जन्मजात, अनुवांशिक है। और दूसरी तरफ देखते हैं आयु, वर्ग, लिंग, स्वास्थ्य, इन सब का बात जो है प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त सूचना हमने देखी भाई कितनी ऑथेंटिक है, इसका प्रभाव पड़ता है। इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है, इसका प्रभाव पड़ता है। समूह संबंधन कैसा है, इसका प्रभाव पड़ता है। संदर्भ समूह में क्या चल रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा। आपका प्राथमिक समूह देखा, हम द्वितीयक समूह देखा। व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है इस पे, और सांस्कृतिक कारक का प्रभाव पड़ रहा है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण हम प्रभाव देख रहे हैं वो सोशल लर्निंग है, सामाजिक अधिगम है। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्तित्व की विशेषता हो, सांस्कृतिक कारक हो, समूह संबंधन हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, प्रदत्त सूचना हो, कहीं ना कहीं सामाजिक अधिगम सबके पीछे काम कर रहा होता है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पे। अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पेपर 4 इम्पॉर्टेंट है, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई टॉपिक ना छूटे। हम पेपर 4 का एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवाएंगे, और विश्वास कीजिए अगर आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पेपर 4 कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।